हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग यूपी पीसीएस 2019 मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। जीएस 1 का हमने देख लिया है। अब हम आइए शुरू करते हैं जीएस 2 का। देखिए, जीएस 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना। वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, केशवानंद भारती केस कैसा था, उससे पहले जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, उसके बाद जो भी केसेस हुए जुडिशियल, मतलब जिन जिन कारणों से केशवानंद भारती केस आया या बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है ये भी पूछा जा सकता है। या सिंपल वे बेसिक स्ट्रक्चर का आपको डेफिनेशन दे दें कि द बाय द लिमिट ऑफ वेरी लिमिटेड पावर यू कैन नॉट डू अनलिमिटेड थिंग्स। इस टाइप का कुछ भी वो बना के दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, कैग हो गया, है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इनका क्या रोल है। या हमारी जुडिशरी हो गई, मतलब उसका क्या एनविजेड रोल था, मतलब और क्या होना चाहिए था, और अभी तक उसने कैसा वो किया है प्रोग्रेस। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इवन पावर एंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक कैग, एफसी, ईसी, है ना, जिसमें रोल ऑफ एफसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके प्रति क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब चैलेंजेस परटेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए, अभी जैसे ये कोविड आ गया है ना, कोविड से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा। इसके अलावा जो जीएसटी कंपनसेशन है ना, हमें बोला गया था कि अगले 5 साल तक 14% रेट पे मतलब इंक्रीज़ होगा जो जीएसटी का कलेक्शन होगा। अगर नहीं होगा तो स्टेट को 14% के हिसाब से जो भी कंपनसेशन होगा वो जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन अभी क्या है, हमारे यहाँ ना सेस से पैसा आ पा रहा है, ना ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाया जीएसटी से। तो अभी एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और अगर जितना भी देंगे वो आप बोरो कर लीजिए, है ना, हम गारंटी दे सकते हैं, चाहे आप आरबीआई से बोरो कर लीजिए, चाहे मार्केट से बोरो कर लीजिए। तो ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या चैलेंजेस हैं। इवन जो हमारे यहाँ अभी जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी बोरिंग जो है 3 to 4% ले सकती है मार्केट बोरिंग, है ना। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन लगा दी हैं। तो कंडीशन लगा दी है कि भैया आप पहले वन नेशन वन राशन कार्ड वाले स्कीम पूरी करो या जो भी करो। तो ये सारी चैलेंजेस हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को। इसके अलावा जो है रोल ऑफ एनजीओ, एनजीओ का क्या रोल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, किसमें, हमारी डेवलपमेंटल प्रोसेस में। देख, कई सारे एनजीओ थे जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं ना, कहीं भी डेवलपमेंट वर्क है उसको रुकवाने के लिए, जैसे इन्वायरमेंटल एनजीओज़ हैं, है ना। इसके अलावा एफसीआरए में भी कई हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुए ताकि जो है एनजीए जो हैं, क्योंकि कई सारे एनजीओ अपने रिटर्न नहीं भर रहे थे, एनुअल रिटर्न, तो उनका कई संदिग्ध थे, है ना, देश विरोधी एक्टिविटी, जैसे वो डेवलपमेंट को रोकना, कहीं प्रोटेस्ट करा देना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में संलिप्त थे। इसलिए रोल ऑफ एनजीओ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट में क्या रोल है। अब वो जैसे अभी डिजिटल हेल्थ मिशन की बात हुई है ना, मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को बोला है ना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हम लाएंगे। तो सिर्फ डेवलपमेंट में केवल अभी एजुकेशन, पोस्ट कोविड जितना भी एजुकेशन सिस्टम है सब ऑनलाइन हो रहा है, स्कूल के बच्चे भी आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो यूज़ ऑफ आईसीटी हेल्थ में हो गया, एजुकेशन में हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, है ना। आपको कोई भी अगर आजकल सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, है ना, अगर रेजिडेंशियल चाहिए तो भी आप जो आपका सीएससीज वगैरह हैं वहाँ जाते हैं, है ना, जो वसुधा केंद्रों के वहाँ जाते हैं। तो आईसीटी का यूज़ कैसे आप डेवलपमेंट में हो रहा है, और इन फ्यूचर क्या होगा, इसमें आईसीटी में और भी चीज़ें आ जाएंगी। रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज़ में आईसीटी का क्या रोल होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर है, ये जीएस 1 और जीएस 2 दोनों में ही इंपॉर्टेंट है ना। जो हंगर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, जो हिडन हंगर हो गया, है ना, हमारे यहाँ कितने सारे चिल्ड्रन स्टंटेड हैं, तो जो पोषण अभियान हो गया, है ना, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसको लेकर क्या क्या इश्यूज़ है। देखिए, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है ना। अब भैया अगर हमारे लोग हंगर से ग्रसित होंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही बढ़िया वर्कफोर्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो पॉवर्टी में रहेंगे, इससे हमारे डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे रीप नहीं कर पाएंगे अगर हमारी आधी जनता पॉवर्टी में होगी या हंगर रिडन होगी। तो और सारे क्या क्या इश्यूज़ हैं जो पॉवर्टी और हंगर की वजह से आ सकते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गुड गवर्नेंस में इनका क्या रोल है ना। गुड गवर्नेंस जो होगी वो क्या होगी, स्मार्ट गवर्नेंस होगी, है ना, अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना, सिटीजन ओरिएंटेड होगी, है ना, कंसेंसस ओरिएंटेड होगी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पे, वो पूछ सकते हैं क्या है, और मतलब इसका गुड गवर्नेंस में क्या रोल है, और हम कैसे अपने
गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक प्रगति करके था, है ना, पीएमओ का इनिशिएटिव है प्रगति, इसका फुल फॉर्म आप मुझे लिख करके बताएं कमेंट में। वो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है ना, और एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी देख लिया। उसके बाद देखिए ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस के कई सारे मॉडल्स हैं, है ना, कई सारे मॉडल्स हैं और उसके कई लिमिटेशन हैं, है ना। जैसे ई गवर्नेंस हो गया, है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ई गवर्नेंस में क्या क्या एप्लीकेशन है, ये भी आपको वो पूछ सकते हैं। देखिए 2 ही तरह के क्वेश्चन आने, एक 8 नंबर का, एक 12 नंबर का। ये ऐसी चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ों में आ सकती है। देखिए रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। देखिए सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो बेसिकली एजेंट ऑफ चेंज होते हैं, है ना। उनका हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या रोल है, सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है। सारी सर्विसेज ये मिलिट्री और जुडिशरी छोड़ करके जो है ना, जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो सिविल सर्विसेज में ही आती हैं। तो इनका क्या रोल है हर फील्ड में, एजुकेशन में, हेल्थ में। देखिए हर डिपार्टमेंट को हेड कौन करता है, एक सेक्रेटरी होता है, वो आईएसी होता है। तो हर जगह इनका क्या क्या रोल है सिविल सर्विसेज में। इसके बाद देखिए अगर आईआर की बात करें तो इंडिया चाइना। अब इंडिया चाइना वो कई तरीके से पूछ सकते हैं, वो वीज़ा विस यूएसए पूछ सकते हैं, है ना। इंडिया की ग्रोइंग रिलेशन विद यूएसए और का इंडिया चाइना के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा, या अभी जो रिसेंट हमारा गलवान क्लैश हुआ, है ना, उसका हमारे इंडिया चाइना रिलेशन पे क्या होगा। चाइना ईरान से पूछ सकते हैं वो, जैसे चाइना ईरान में अभी डील चल रही है एक की, मतलब 25 ईयर्स के लिए 400 बिलियन की डील हम करेंगे डॉलर्स की, चाइना और ईरान, और वहाँ पे एक पोर्ट भी है, इन्हें मिलेगा चाइना को। तो उसका इंडिया पे क्या असर होगा, या उसका इंडिया ईरान के रिलेशन पे क्या असर होगा। या चाइना का जो है जो ग्रोथ हो रहा है कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, है ना, ये अपना पाँव पसार रहा है, उसका इंडिया के मिडिल ईस्ट से रिलेशन से क्या होगा। या चाइना पाक और टर्की की जो एक कोलिशन बन रहा है, तो उसका इंडिया के ऊपर, या इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया या क्वाड पे क्या असर है। इवन अफगान प्रोसेस पे भी आ सकता है कि चाइना का क्या रोल है और इंडिया को उस पर क्या दिक्कत होगी। मतलब फोकस जो होगा इंडिया चाइना पाक, है ना, चाइना पाक वर्सेस इंडिया, या CPEC, है ना, इसमें एक आईआर का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही बनना है। अब उसमें यह है कि चाइना EU का वो पूछ लें रिलेशन, है ना, चाइना EU का रिलेशन। जैसे अभी चाइना US के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, उससे क्या है कि इंडिया जो है वो मार्केट की तरह डेवलप हो सकता है और इवन एक बिजनेस हब की तरह डेवलप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो चाइना EU के रिलेशन इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब चाइना और EU का भी रिलेशन बिगड़ेगा, क्योंकि जो अगर US और चाइना का रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो EU की कंपनीज क्या होंगी, चाइना से प्लान करेंगी, तो उसका इंडिया उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक सीधे वो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछ सकते हैं, वो क्या है और कैसे काम करती है, या उसका पीस कीपिंग में क्या रोल है, इंटरनेशनल पीस कीपिंग में, और वो किस रोल में कितने हद तक वो सक्सेसफुल है। तो UNSC पे क्वेश्चन आ सकता है, या वो पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया परमानेंट मेंबरशिप देने लायक है कि नहीं है, इस पर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की, है ना, और फाइनेंस कमीशन की, इवन कैग की, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आपने प्रीक्ली भी पढ़ा होगा, लेकिन उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा ताकि आप उसे आंसर में लिख पाएँ। फिर एक इंपॉर्टेंट हमारा GST काउंसिल। देखिए GST काउंसिल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जहाँ पे स्टेट और सेंटर मिल के काम कर रहे हैं। तो GST काउंसिल पे क्वेश्चन तो बन सकता है। इसके अलावा GST काउंसिल से रिलेट करके कहीं भी, जैसे कंसेंसस की बात करें, क्योंकि GST काउंसिल अधिकतर काम इसने कंसेंसस से किए हैं, तो एज अ मॉडल फॉर हमारा फेडरल इंडिया, GST काउंसिल का मॉडल कहाँ अप्लाई हो सकता है, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी से रिलेटेड, यूपी स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शनरीज की क्या प्रॉब्लम है ना, और इवन कोविड में देखिए अगर अर्बन गवर्नेंस की बात करें, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर इतना वीक क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर हमारी कम्युनिटी लेवल पे जो हमारे जो सामुदायिक आपके अस्पताल वगैरह होते हैं, CHCs हो गया, PHCs हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना, अगर वो इतने मजबूत होते तो हम कोविड को अच्छे से टैकल कर पाते। और वो मजबूत कैसे होंगे हमारे CHC PHC, अगर हमारी लोकल गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो PRI पे क्वेश्चन आ सकता है ना, वो ग्राम सभा की पावर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट।
और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।